हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंक। इस वीडियो में हम मैप के माध्यम से लद्दाख में भारत चीन सीमा के तनाव के भौगोलिक पहलुओं को देखने जा रहे हैं। चलिए अब हम मैप से समझते हैं। भारत के 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, वो चाइना की सीमा से लगते हैं। यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर से लगते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। हालांकि ये जो एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये परसेप्शन बेस्ड बॉर्डर है, जो अभी दोनों ही देशों में जिसका कोई तय नहीं हुई है सीमा। इस सीमा की कुल लंबाई 4056 किलोमीटर है। ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ईस्टर्न सेक्टर में जैसा आप देख रहे हैं, अरुणाचल और सिक्किम 2 स्टेट्स इंडिया की चाइना से लगती हैं। मिडल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड चाइना बॉर्डर से लगते हैं, और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख जो है वो चाइना से लगता है। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों की आर्मी का आमना सामना लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा पर हुआ है। हालांकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ गतिरोध इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर टेंशन है, क्योंकि 1962 की इंडिया चाइना वॉर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ही लड़ी गई थी। यह तिब्बत है। यह एक ऑटोनोमस रीजन है जिस पर फ़िलहाल चाइना का कब्जा है। अगर आप तिब्बत की ज्योग्राफी देखेंगे तो आप देखेंगे ये एक पठारी क्षेत्र है जिसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। यह बहुत ही कम वर्षा वाला एक सूखा क्षेत्र है, क्योंकि यह एक रेन शैडो रीजन में आता है। सन 1950 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के कुछ टाइम बाद ही चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था। तब से लेकर अब तक चाइना ने तिब्बत पर अपना अधिकार जमा के रखा हुआ है। आपको काफ़ी सारे माउंटेन्स तिब्बत में देखने को मिलेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट कैलाश, नामचा बारवा इत्यादि। आइए अब लद्दाख की बात करते हैं। 2019 में बीजेपी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन किया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब ये जो मैं बॉर्डर लाइन खींच रहा हूँ, ये लगभग लद्दाख और कश्मीर की पुनर्गठित सीमा है। अब ये नॉर्थ ईस्ट लद्दाख को देखिए। लाल रंग का जो एरिया दिख रहा है, इस पर चीन का कब्जा है। इस एरिया को अक्साई चीन कहते हैं। हालांकि ये लद्दाख का हिस्सा है, पर 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद से ही चीन का इस पर कब्जा है। अक्साई चीन एक हाई एल्टीट्यूड पर ठंडा रेगिस्तान का इलाका है। अक्साई चीन के वेस्ट और साउथ वेस्ट में काराकोरम रेंज पड़ती है और नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन्स पड़ते हैं। कुनलुन माउंटेन सुनते ही मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आता है। सन 1860 में ब्रिटिशर्स ने जॉनसन लाइन ड्रॉ की थी, जिसके तहत उन्होंने कुनलुन माउंटेन्स को इंडिया चाइना का बॉर्डर माना था, और तब से ही अक्साई चीन भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। अक्साई चीन फिलहाल चाइना के कब्जे में है, जिसे वो शिनजियांग और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन का ही भाग मानता है। 15 जून को दोनों सेनाओं में गलवान वैली में ही विवाद शुरू हुआ था। गलवान वैली काराकोरम रेंज में आती है। गलवान नदी का नाम एक लद्दाखी एक्सप्लोरर गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। 1899 में यह ब्रिटिश एक्सपीडिशन टीम का हिस्सा था, जिसने गलवान नदी की खोज की थी। गलवान नदी का उद्गम स्रोत अक्साई चीन से है। अक्साई चीन से शुरू होती ये नदी गलवान वैली से होते हुए लद्दाख में एंटर करती है। गलवान वैली के पास ही गलवान नदी और श्योक नदी का संगम होता है। श्योक नदी का उद्गम स्रोत सियाचिन ग्लेशियर के एक पार्ट रिमू ग्लेशियर से होता है। आगे जाकर यही श्योक नदी गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो अब मूल रूप से काराकोरम रेंज लद्दाख को अक्साई चीन से अलग करता है। काराकोरम रेंज का विस्तार अफगानिस्तान और कजाकिस्तान तक है। आमतौर पर 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता, उसे हम वैलीज बोलते हैं। इन वैलीज में आमतौर पर नदी बहती है, जिसके साथ साथ पैदल चलने का रास्ता बना हुआ होता है। जो एक्सेस पॉइंट काराकोरम रेंज में लद्दाख को अक्साई चीन से जोड़ता है, उसे हम गलवान वैली बोलते हैं। गलवान वैली का जो एरिया सब सेक्टर नॉर्थ के अंदर आता है, वो एक मिलिट्री फॉरवर्ड एरिया है।
यह फॉरवर्ड पोस्ट इंडिया को अक्साई चीन में एंटर करने के लिए डायरेक्ट एक्सेस देती है। इंडियन आर्मी के लिए यह जगह सियाचिन और लेह की सुरक्षा की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को क्लोजली देख सकें। ये ब्लैक लाइन एक्चुअल बॉर्डर लाइन है जिसे इंडिया क्लेम करता है, इसलिए अक्साई चीन भारत का हिस्सा माना जाता है। 1962 इंडो चाइना वॉर गलवान वैली में ही हुई थी। युद्ध 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक चला था। युद्ध से पहले सितंबर 1962 में चाइना ने इसे ऑरेंज लाइन तक ऑक्यूपाई कर लिया था। साल 1962 ख़त्म होते होते युद्ध के बाद चाइना ने रेड लाइन तक ऑक्यूपाई कर लिया था और तब से लेकर गलवान वैली को चाइना अपना हिस्सा मानता है। साल 1953 में चाइना ने हाईवे G219 की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी और 6 अक्टूबर 1957 को एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी जिसका शीर्षक था शिनजियांग टू तिब्बत द हाईएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड हैज़ बीन कंप्लीटेड। और 1958 में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सुबिमल दत्त ने प्रधानमंत्री नेहरू को लेटर लिखकर इसकी जानकारी भी दे दी थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी एक सीक्रेट रिपोर्ट 15 जुलाई 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को भेजी थी, जिसमें चाइना के इलीगल रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया था। तब भारतीय सरकार ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि यह रोड अक्साई चीन से होकर गुजरता है और यह रोड इंडिया की परमिशन के बिना बनाया गया था। इसीलिए यह हाईवे G219 आगे चलकर 1962 के युद्ध का कारण बना। अगर आप देखें तो काराकोरम रेंज में पर्वतों की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर तक है, जबकि 3000 मीटर की ऊंचाई पर ही एल्टीट्यूड सिकनेस का असर होने लगता है। काराकोरम रेंज में जाने के लिए वहाँ के अनुसार ढलने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसीलिए जवानों को एक्लेमेटाइज होने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगता है। तुरंत वहाँ पर फ़ौज को उतारने से फ़ौज के जवानों को एक्लेमेटाइज होने का टाइम नहीं मिल पाता और उनको कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। चाइना इस बात को अच्छे से जानता था और वेस्ट से इंडियन आर्मी की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने यह सुनिश्चित किया कि LAC काराकोरम की हाईएस्ट पीक से होकर गुजरे, और जब भी इंडियन आर्मी वहाँ आए तो उन्हें वहाँ के वातावरण से सामंजस्य बिठाने में टाइम लगे। इससे चाइना को 2 फ़ायदे हुए। एक तो चाइनीज़ ऊंचाई से डोमिनेट कर रहे थे और इंडिया की हर पोजीशन पर ऊंचाई से नज़र रख रहे हैं। माउंटेन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो व्यक्ति, जो फोर्स, जो भी सोल्जर्स हाइट पर होते हैं, ऊंचाई पर, वो जीत करते हैं। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अगर आप अपने शत्रु से केवल 20 फुट ऊपर हैं तब भी आप उसको मार सकते हैं। और दूसरा, G219 हाईवे और LAC के बीच का डिस्टेंस दूर हो गया। अब गलवान नदी ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो लद्दाख से अक्साई चीन के लिए डायरेक्ट रूट है। चाइना इसीलिए गलवान वैली को कंट्रोल करना चाहता है। इंडिया अब फीडर रोड का काम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जो दरबुक श्योक विलेज को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ता है। यह 255 किलोमीटर लंबा रोड है जो श्योक नदी के साथ साथ चलता है। DSDBO एक एब्रीविएशन है जिसे हम यूज़ करते हैं DSDBO रोड के लिए, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कर रहा है और सर्दियों की शुरुआत से पहले इसका निर्माण कार्य खत्म होने की उम्मीद है। DBO इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर है जहां पर इंडियन आर्मी तैनात है। DSDBO रोड LAC के पैरेलल में चलता है। 15 जून के विवाद के बाद भी भारतीय सेना ने निर्माण कार्य जारी रखा और 2 दिन के भीतर ही 60 मीटर लंबे बैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर दिया। अब भारतीय सेना पेट्रोल पॉइंट 14 तक गश्त लगा रही है।